नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा, कानपुर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी, बनेंगे पहले यात्री। कानपुर के संजीत हत्याकांड में विभागीय जांच पूरी, पूर्व आईपीएस अपर्णा गुप्ता के अलावा 8 पुलिसकर्मियों को भी पाया गया दोषी। कानपुर में युवक को भीड़ ने दी तालिबानी सजा, खंबे से बांधकर युवक की हुई पिटाई, बंद पड़े मकान में दाखिल हो गया था युवक। कानपुर में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना समेत अन्य मंत्रियों ने दिखाई हरी झंडी, शहर के प्रदूषण पर लगेगी लगाम। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी 28 दिसंबर को कानपुर आ रहे हैं। इस दौरान जहां पीएम कानपुर के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, वहीं शहर को मेट्रो सेवा की सौगात देंगे। पीएम कानपुर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर शहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मेट्रो यार्ड आएंगे, मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उससे सफर करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के हाथों जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, उनकी सूची तैयार की जा रही है, जो जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। आपको बताते चले कि एलएलआर अस्पताल परिसर में 200 करोड़ रुपए से 240 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण पूरा हो गया है। इसी तरह आईआईटी से मोती झील तक मेट्रो का रूट बनकर तैयार हो गया है और ट्रायल चल रहा है। 1980 मेगावाट के घाटमपुर पावर प्लांट में 607 मेगावाट की एक यूनिट बनकर तैयार हो गई है। इसके लाइट अप टेस्ट की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह चौबेपुर ब्लॉक के निगोहा गांव में बनाए गए एकीकृत आयुष अस्पताल को भी वे जनता को समर्पित करेंगे। बिठूर से मंधना तक रेलवे लाइन बनकर तैयार है और इसकी टेस्टिंग का कार्य भी पूरा हो गया है। इसी दिन वहां से ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। जिन इमारतों का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के हाथों दादानगर स्थित अपटर्न स्टेट में 25 करोड़ रुपए लागत से प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नौबस्ता स्थित मोरंग मंडी में 40 करोड़ रुपए लागत से 100 बेड के अस्पताल समेत कई प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री के हाथों रखी जाएगी। कानपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। पहली बस में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के साथ ही राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, महापौर प्रमिला पांडे पहले यात्री बने। इलेक्ट्रिक बस के संचालन से शहर का प्रदूषण स्तर भी कम होगा। कानपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है, जिसमें चकेरी के अहिरवा स्थित चार्जिंग स्टेशन से रवाना हुई पहली बस में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, महापौर प्रमिला पांडे के साथ ही शहर के सभी जनप्रतिनिधि पहले यात्री बने। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से अहिरवा में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू किया गया। पहली बस की रवानगी के दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की ओर से कहा गया कि जल्द ही सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। पहले दिन 2 रूटों पर ही बसों को रवाना किया गया, जिसमें जाजमऊ से बिठूर और दूसरा रूट संजीव नगर से आईटीआई शामिल रहा। इस बसों के संचालन से शहर की सड़कों पर होने वाले वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। जिस तरह से आज कानपुर शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन हुआ है, उससे जो रोज़मर्रा लोग काम करने वाले गरीब मजदूर जो बेचारे रोज़ अपने घरों से निकलते थे, और इन बसों के चलने से उनको काफ़ी सहूलियत और सुविधा मिलेगी। ऐसे में ई रिक्शा ट्रैफिक के चक्कर में फंस जाते थे, लोग पहुँच नहीं पाते थे। तो आज सतीश महाना जी ने तो बस का शुरू करा है, कितनी पब्लिक से खुश है आज? इससे काफ़ी पब्लिक खुश है। आज जब ये मालूम हुआ तो काफ़ी लोगों से मेरी चर्चा भी हुई। काफ़ी लोगों ने इसमें खुशी की जाहिर की कि इन बसों के चलने से कम जो ट्रैफिक में दिक्कत होती थी, बसों में बैठ के लोग अपने स्थान पर काम करने वाले स्थान पर पहुँच तो सकेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक जो बसें चली हैं तो इससे जनता को आराम काफ़ी मिलेगा।
परंतु शहर में जो जाम की समस्या है, इससे क्या वो निजात पा पाएगी? जब तक जाम की समस्या नहीं खत्म होगी तो सिटी बस कितनी भी चल ले तो परेशानियों का सामना लोगों को होगा। मगर इससे चलने से बच्चों को, लोगों को, आने जाने में, नौकरी करने वालों को, ऑफिस जाने वालों को बड़ा आराम मिलेगा। तो जाम की समस्या आती थी, जो ई रिक्शा, टेम्पो, इससे दिक्कत हुआ करती थी, अभी बस चलने से कितना और लोगों को पब्लिक कितना आराम हो जाएगा? आराम तो हो जाए क्योंकि बस जगह काफ़ी लेती है। जब ज़्यादा समय जगह लेती है तो जाम की समस्या उससे कहीं बढ़ ना जाए, ये हम लोगों को चिंता है। कानपुर में संजीत अपहरण, फिरौती और हत्या मामले की विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। इस जांच में जहां आईपीएस अपर्णा गुप्ता को दोषी पाया गया था, वहीं 8 पुलिसकर्मियों को भी दोषी पाया गया। सभी के खिलाफ जल्द कार्रवाई संभावित है। कानपुर के चर्चित लैब टेक्नीशियन संजीत हत्याकांड में विभागीय जांच पूरी हो गई है। आईपीएस अपर्णा गुप्ता के बाद तत्कालीन सीओ मनोज कुमार गुप्ता और इंस्पेक्टर रणजीत राय सहित 8 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ चल रही जांचें भी पूरी हो गई हैं। आईपीएस की तरह इन्हें भी दोषी मानते हुए जांच पुलिस मुख्यालय भेज दी गई है। अब पुलिस मुख्यालय फैसला लेगा कि इन पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। संजीत अपहरण और हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, सीओ मनोज कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी बर्रा रणजीत राय और अन्य 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। संजीत को साथियों ने बर्थडे पार्टी के बहाने अगवा किया था और बाद में हत्या कर दी थी। पुलिस अधिकारियों के साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों को इसलिए निलंबित किया गया था कि फिरौती देने का कदम उठाने के बाद भी किसी पुलिसकर्मी ने उच्च अधिकारियों की इसकी जानकारी नहीं दी थी। पुलिस पहले फिरौती न दिए जाने की बात कहती रही, लेकिन बाद में नकली नोट दिए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था। इस प्रकरण में आईपीएस अपर्णा गुप्ता के खिलाफ जांच आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह कर रही थी, जबकि संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ नीलाब्जा चौधरी सीओ मनोज गुप्ता की जांच कर रहे थे। आईजी की जांच में आईपीएस दोषी ठहराई जा चुकी हैं, जबकि अब नीलाब्जा चौधरी की जांच में सीओ को भी पर्यवेक्षण में लापरवाही और पुलिस की मौजूदगी में अपहरणकर्ताओं की ओर से फिरौती की रकम ले जाने में लापरवाही का उन्हें दोषी माना गया है। नीलाब्जा चौधरी ने जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपे जाने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर रणजीत राय के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप है। उन्हें ही इस कांड के लिए सर्वाधिक दोषी बताया गया है। अन्य निलंबित पुलिसकर्मियों को भी जांच में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से निलंबन के बाद बहाल हो चुके पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। विमान दुर्घटना में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 जाबाज सैनिकों की शहादत पर हमीरपुर जनपद मुख्यालय के अंबेडकर पार्क से शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के आयोजन भूतपूर्व सैनिक अरुण सिंह परिहार की ओर से किया गया। इस दौरान जनरल बिपिन रावत के बारे में बताते हुए कहा कि वह एक जांबाज योद्धा थे, जिन्होंने कभी भी दुश्मनों के सामने देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया। उन्होंने देश की सेवा की थी। इस दौरान सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। कैंडल मार्च निकाली है हमीरपुर के अंदर, और मेरे को मन से, तन से बहुत दुख है कि हमारे जनरल साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया वो सदैव याद किया जाएगा। जो हमारे जनरल साहब पहले सीडीएस थे। ये तीनों सेनाओं के बीच में एक कम्युनिकेशन के लिए होता है। ये 1999 में ये देखा गया था कि कारगिल के दौरान कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए मोदी जी ने ये जो सीडीएस का पद है नियुक्त किया। और बहुत मन से, तन से, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि दूं। बहुत अफसोस है, उन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। थैंक यू, जय हिंद। कानपुर देहात में स्वास्थ्य कर्मी की बेरहमी से पिटाई का मामला आईजी रेंज प्रशांत कुमार ने संज्ञान लिया। उन्होंने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में धरने पर बैठे कर्मचारी को बर्बरता से पीटने के मामले का संज्ञान लेते हुए आईजी प्रशांत कुमार ने देहात का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर पुलिस द्वारा किए गए इस अमानवीय व्यवहार की निंदा की। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि पुलिस के द्वारा इस तरीके की बर्बरता किसी भी नजर में सही नहीं मानी जाएगी।
बता दें कि वीडियो जारी होने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में है और अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की बात कही। बन रहा है मेडिकल कॉलेज बेसिकली उसका 2 कैंपस है। एक कैंपस जो है वो जिला अस्पताल परिसर में ही है जहां काम चल रहा है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें और भी हैं। तो उसमें जैसा बड़ा नेचुरल है, थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती है, बड़ी गाड़ियां आती हैं, उसको लेके कुछ कर्मचारीगण अपने कुछ साथियों के साथ, अन्य साथियों के साथ उन्होंने गेट बंद करवा दिया, जिसके कारण ओपीडी प्रभावित हुई। उस ओपीडी को खुलवाने के लिए और वहाँ से लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस गई। उस दौरान हमारे इंस्पेक्टर द्वारा गलती की गई कि उन्होंने किसी को लाठियाँ मारनी शुरू कर दी, जो उनको कदापि नहीं करना चाहिए था। समझा बुझा के लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए था, विशेषकर जब उस व्यक्ति के हाथ में बच्ची के सामने ऐसी घटना जो है वो पूरी संवेदनहीनता को शो करता है। तो इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके अतिरिक्त विभागीय जांच शुरू हो गई है। बाकी वहाँ आज ओपीडी बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 400 लोग प्रतिदिन वहाँ ओपीडी में आते हैं या उससे ज़्यादा। आज के दिन 400 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो ये अस्पताल जो है ये बहुत जगह के लोगों को केटर करता है, ग्रामीण क्षेत्रों को और पूरे कानपुर देहात को केटर करता है। इनफैक्ट ये अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन का भी सेंटर है, उसके अलावा कोविड जांच का भी सेंटर है। तो अस्पताल की व्यवस्था सुचारू चल रही है और सभी सही है। वहाँ लोगों से बात किया, मरीजों से भी बात हुई, तो अच्छा चल रहा है। सर, इस प्रकरण में कई पुलिसकर्मी थे मौजूद, क्या उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं किया था कोतवाल साहब को ढूंढने का? नहीं, कोतवाल चूंकि सीनियर मोस्ट थे वहाँ पे जी, वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे और साथ में उन्होंने ही असंवेदनशीलता का परिचय दिया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो सीनियर मोस्ट आदमी है, वो थानाध्यक्ष है, उस थाना के इंचार्ज थे, वो लीडर थे, तो सबसे ज़्यादा तो लीडर को ही संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। सर, इस पूरे मामले में कितनी एफआईआर हुई है और किन धाराओं में? इसमें एफआईआर जो है वो हुई है, 3 मुकदमे उसमें दर्ज हुए हैं और सेक्शंस तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। 3 अभियोग दर्ज हुए हैं और उनकी विवेचना की जाए। सर, जो व्यक्ति पीट रहा था, बच्ची को हाथ मिली, क्या उसके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है? मेरे विचार से, मतलब मैंने अभी देखा नहीं है उसका नाम नहीं। वो जो इंस्पेक्टर से संबंधित प्रकरण है, क्योंकि क्या वो व्यक्ति का क्या रोल था, क्या नहीं रोल है, उस वीडियो के पहले का वीडियो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये पूरी चीज़ की जांच हमारे एडिशनल एसपी साहब कर रहे हैं। एक जांच इसमें संस्कृतिक की गई है, जो वो जांच करेंगे और अगर दोष होगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी। सर, सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई थी कि लाठीचार्ज करना पड़ा। आखिर कौन अधिकारी है जिन्होंने यह आदेश किया लाठीचार्ज का? इंस्पेक्टर वहाँ के सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे। इंस्पेक्टर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर मौके पे होता है, उनका दोष पाया गया, तभी उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। सवाल ये नहीं सर, लाठीचार्ज की स्थिति लाठीचार्ज नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने लाठी चलाई है और वो खुद स्वयं इंस्पेक्टर है। ठीक। आई साहब, अभी तक आपने जो बताया है उसमें एक पक्षी कार्रवाई का जिक्र हुआ है और मामला दोनों पक्ष का है। दोनों पक्ष का है। अगर आप पहले आपने ओपीडी बंद कराई, जनहित का काम को रोका। देखिए, उस बारे में मैंने बोला कि ओपीडी बंद कराना बहुत ही गलत है और जितने लोग दूर दूर से आते हैं उनको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। आज जब हम लोग अस्पताल में भ्रमण पे थे तो वहाँ पे काफ़ी महिलाएं और सज्जन खड़े थे जो कल आए थे और जिनको आ जाना पड़ा और वो लोग शिकायतें कर रहे थे। तो वो एक दोष जो है उसके संबंध में भी अभियोग पंजीकृत है और उसमें गुणदोष के आधार पर विवेचना होगी। सर, एक लास्ट सवाल है कि पुलिस ने बर्बरता की, पुलिस पर कार्रवाई। अगर पुलिस के ऊपर इस तरीके से लोग अत्याचार करते रहेंगे, हमला करते रहेंगे, तो पुलिस कैसे काम करेगी? देखिए, पुलिस का काम जो है वो
बहुत ही कानूनी दृष्टि से निर्धारित है कि आप किस सिचुएशन में कितना फोर्स यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। वहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं होंगे, और भी बुजुर्ग माताएं होंगी, बहनें होंगी। तो यहाँ एक बहुत ही छोटी सी बच्ची आपको वीडियो में दिख रही है, उसके सामने वायलेंस किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए था, समझाना चाहिए था, बुझाना चाहिए था। थोड़ा समय लगता, उस समय लगने के बाद ओपीडी चालू हो जाती और जो समस्या थी उसका निराकरण हो जाता। लेकिन वो थोड़ी सी पेशेंस की कमी या संवेदनशीलता की कमी जो बोल लें, वो इंस्पेक्टर द्वारा प्रदर्शित की गई, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा पुलिस का ही कहना है। पुलिस उन्नाव में लापता छात्र का पुलिस ने पता लगा लिया। परिजनों ने कोतवाली पुलिस की कार्यशैली को सराहा है। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र से लापता हुए छात्र को पुलिस ने खोज निकाला। छात्र एक इंटर कॉलेज में पढ़ता है और वो विद्यालय से अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया था। परिजनों ने जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने छात्र के फोटो और डिटेल्स के आधार पर खोजबीन की। आखिर कुछ घंटों में ही छात्र का पता चल गया और पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद छात्र के परिजनों ने सदर कोतवाली पुलिस की जमकर तारीफ की। कानपुर के चौबेपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह समारोह में 61 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कानपुर में चौबेपुर के ग्राम विद्यापीठ इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह की धूम देखी गई। बता दें कि 61 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी जोड़े कल्याणपुर और चौबेपुर ब्लॉक से आए थे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में जिला अध्यक्ष समेत भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चौबेपुर ब्लॉक में और कल्याणपुर ब्लॉक का सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें 66 जोड़ों का पंजीकरण हुआ था और लगभग सभी जोड़े आए हुए हैं। हम उनका भली भांति प्रकार से जिस तरह से भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा में विवाह संस्कार होता है, तो उस संस्कार को यहाँ पर सरकारी सहायता से संपन्न करवा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जोड़े के लिए 51,000 रुपये का खर्चा निश्चित किया है, जिसमें 35,000 रुपये जोड़े को नकद दिया जाएगा। साथ में उसको कुछ सामान और कपड़े दिए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही बड़ी सोच है कि जो हमारा निचला तबका है, जहाँ पर साक्षात गरीबी है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जोड़ों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपना पंजीकरण कराया है। तो ये बहुत बड़ी सोच है। ये उनकी उसी सोच का परिचायक है जो हमारी हिंदू संस्कृति कहती है, हमारी सनातन सभ्यता कहती है कि सभी के साथ कोई भी संस्कार जो है वो खुशी और हर्ष के साथ संपन्न हो। हम उसी में संपन्न करा रहे हैं। हम जोड़ों का विवाह भी करा रहे हैं और तत्पश्चात पूर्ण भोजन की व्यवस्था है। उनके साथ भी जितने आगंतुक आए हुए हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था है। और मेरा सभी से आग्रह है कि सब लोग इस कार्य को मिलजुल कर संपन्न कराएं। हमारे क्षेत्र के प्रधान बंधु भी हैं, यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, क्षेत्र की जनता है, आप सभी का हार्दिक आभार है। और हमारे यहाँ पे हमारे ब्लॉक के बीडीओ मानूलाल यादव जी तथा कल्याणपुर ब्लॉक के बीडीओ प्रतिमा वर्मा जी हैं, नोडल अधिकारी जी हैं। इन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपका अभिनंदन, वंदन, जनता का भी अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। सभी जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया गया। इस मौके पर समाज सेवा के प्रति एकजुटता देखी गई। साथ ही अधिकारियों और राजनीति से जुड़े लोगों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। ये विद्यापीठ इंटर कॉलेज में यहाँ पे कल्याणपुर ब्लॉक से और चौबेपुर ब्लॉक के लगभग 61 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत इनको ईच जोड़ा 51,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, जिसमें से कि 35,000 जोड़े कैश के तौर पे इनके खाते में दिए जाएंगे, कन्या के खाते में। इसके अलावा 10,000 का सामान वर और वधू को दिया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि
देखिए मेन तो ये है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की हमेशा मंशा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मुख्य संदेश यही जाता है कि जैसा कि हमारे समाज में देखते हैं या भारत में हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि लिंग अनुपात रेशियो बहुत कम है। तो उस रेशियो को बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अधिकांशतः लोग ये मान के चलते हैं कि कन्याएं जो है बोझ की तरह होती हैं, क्योंकि उनके विवाह में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, इसलिए लोग कन्या भ्रूण हत्या करने लगते हैं। तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं, उनके पैदा होने से लेकर के उनके विवाह तक, उनकी शिक्षा भी उसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना चल रही है। उनके विवाह के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। तो ये संदेश है कि लोगों को, कन्याओं को न केवल कन्या भ्रूण हत्या का बहिष्कार करना चाहिए, कन्याओं को प्रमोट करना चाहिए, उनकी शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि शासन के द्वारा कन्याओं को प्रमोट करने के लिए इतनी सारी स्कीम चलाई जा रही है। तो लोगों को, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उस उद्देश्य के साथ में कार्य भी करना चाहिए। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।